हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 12 फरवरी के आज दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम दोस्तों हो चुका है। और साथ ही का आइए इस वीडियो में दूसरे शिफ्ट के जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, इस वीडियो में दोस्तों एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है, दोस्तों जिनका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है ना। तो साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो साथ ही आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि खासपा दादा साहेब यानी कि जादव बेसिकली किस खेल से जुड़े थे। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली कुश्ती आ जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ओलंपिक कांस्य यानी जीतने वाली प्रथम अगर भारतीय खासबा जादव हैं और खासबा दादा साहब यादव कुश्ती से जुड़े हुए। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन से आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों कि अभी जितने भी आपके ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दो खेल हुआ दोस्तों, उनसे संबंधित दोस्तों जितने भी खिलाड़ी हैं आप उनसे संबंधित नाम याद कर लेना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आपकी एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी तरीके से दिसंबर 2024 में टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई स्टेनोग्राफर में जाके देख लेना दोस्तों। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है व्यक्ति और उनसे संबंधित किस खेल से जुड़ा है आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर से साथीगण आपको याद करके जाना है। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना बेसिकली कब समाप्त हुआ था, तो दोस्तों 1992 में 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि भारत की जो 7वीं पंचवर्षीय योजना साल 1990 में खत्म हुआ था और यह योजना 1985 में शुरू हुआ था। याद रखना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना बेसिकली 1985 से लेकर 1990 के बीच चला था और इस योजना का नेतृत्व बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने किया था और बेसिकली राजीव गांधी इस दौरान देश के प्रधानमंत्री थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य की मैं बात करूं तो सामाजिक न्याय के जरिए आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना और रोजगार के अवसर पैदा करना बेसिकली 7वीं पंचवर्षीय योजना का बेसिकली उद्देश्य था। साथीगण आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, 12 पंचवर्षीय योजना 12 के 12 दोस्तों आप सभी मेरे साथीगण के फिंगर टिप पे याद होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपकी एसएससी जीडी में दोस्तों पंचवर्षीय योजना दूसरा, पंचवर्षीय योजना पहला, पंचवर्षीय योजना पांचवा, पंचवर्षीय योजना तीसरा, सातवां हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको याद रखना किस मॉडल पे आधारित था, किस उद्देश्य से आधारित था और दोस्तों कितने परसेंट का लक्ष्य रखा गया और कितना परसेंट की प्राप्ति हुआ था, इस पॉइंट को याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि मगध के शासक बिंबिसार का उत्तराधिकारी बेसिकली कौन था, तो साथीगण अजात शत्रु। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा मगध से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था, तो अजात शत्रु था। बिंबिसार मगध की गद्दी बेसिकली 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अवंती का शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने की थी और मगध के उत्थान के लिए बिंबिसारी उत्तराधिकारी थी। अगर मैं बात करूं साथीगण उसी तरह से आपके एग्जाम में मौर्य वंश से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जिसमें से बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य आपके पहले शासक हुआ था और उनसे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और इनसे ही संबंधित दोस्तों आपके पहले शिफ्टों में आज के 12 फरवरी के पहले शिफ्टों में अशोक से क्वेश्चन पूछ लिया। साथीगण अशोक से अगर मैं बात करूं तो इनका कार्यकाल 200 आपके जो 69 से लेकर दोस्तों 232 तक जो कि इनका कार्यकाल रहा था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हमेशा आपके मौर्य वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ता मनोज दास ने किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया था, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों मनोज दास ने पद्म भूषण 2020 में प्राप्त किया था। अगर साथीगण मैं बात करूं कि 2020 में साहित्य में उनके योगदान के लिए प्रख्यात लेखक श्री मनोज दास को तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह एक भारतीय लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजी और उड़िया में लिखा था। मनोज दास को 2000 में सरस्वती सम्मान भी मिला था। साथीगण अभी 2024 में जितने भी व्यक्ति को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, एटलीस्ट कम से कम इतना आप याद करके जाइएगा दोस्तों। एक दो क्वेश्चन 2020-19 भी कुछ पूछ सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप 2024 का पढ़ के जाइएगा, उससे बाहर दोस्तों नहीं आने की संभावना है ना। अगला क्वेश्चन साथीगण कि उस्ताद रशीद खान बेसिकली किस घराने से संबंधित था, तो रामपुर शाह सोहान घराने से। साथीगण अगर आपको एनालिसिस वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आगे की वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, है ना।
तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि उस्ताद रशीद खान बेसिकली कौन से घराना से जुड़े थे, तो रामपुर शाहसवान घराने से। रशीद खान का जन्म की मैं बात करूं तो 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। वह हिंदुस्तानी संगीत जो परंपरा में एक भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत और रामपुर शाहसवान घराने से संबंध रखता था। साथ ही खान उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में घर में आपके सॉरी एग्जाम में ग्वालियर घराना से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हसू खां, हथू खां और नथु खां, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। हसू खां, नथु खां और हद्दू खां बेसिकली ग्वालियर घराने से संबंधित है। अगर दोस्तों मैं बात करूं इंदौर घराने से, तो बेसिकली अमीरी खान आपको याद रखना आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 ये राज्यों को संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए क्या निर्देश किया गया था, तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्देश किया था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा 48 और 48 ये से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं केवल 48 से, तो पशुपालन एवं वन्य जीव के बारे में कहा गया है, लेकिन साथीगण 48 ये में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि 77 के दशक में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक चेतना स्टॉकहोम सम्मेलन और पर्यावरण संकट के बारे में बढ़ती जागरूकता ने भारत सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। साथीगण आपके एग्जाम में आर्टिकल 50 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मालदीव। दोस्तों ये आपके आज के सेकंड शिफ्टों में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है ना। अगर मैं बात करूं कि जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे पड़ोसी देश छोटा कौन सा है, मालदीव। मालदीव जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी। इसकी आबादी की मैं बात करूं 2018 में तो 3,92,437 रही थी। अन्य पड़ोसी देशों की मैं बात करूं तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। दोस्तों इसी तरह से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह प्रक्रिया बेसिकली किस देश के संविधान से लाया गया था, तो बेसिकली आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है उसका प्रक्रिया किस देश के संविधान से लाया गया था, तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया संविधान से लाया गया था। अगर मैं बात करूं कि किसी भी राज्य के विधान परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद बेसिकली 169 में दिया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि विधान परिषद बेसिकली आर्टिकल 169 में दिया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथीगण कि जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी पेश किया गया था। दोस्तों आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी की बेसिकली किस प्रकार से कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं जीएसटी, तो सबसे पहले याद रखना है कि जीएसटी किस के समय राष्ट्रपति कौन था, तो प्रणब मुखर्जी था। अगर मैं बात करूं जीएसटी को सबसे पहले किस देश ने लागू किया था, तो फ्रांस ने। अगर साथीगण मैं बात करूं जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों असम आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतिम की मैं बात करूं साथीगण तो जम्मू कश्मीर आ जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन से आपके एग्जाम में इतना सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आपको हर एक पॉइंट को याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 2016 को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। जीएसटी की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ जाएगा। पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर व्यापक अप्रत्यक्ष कर है ना। मैंने कहा ना जीएसटी एक प्रकार से आपके अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी की 4 बुनियादी की संरचना भी दिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी, तो 154वीं जयंती मनाया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 2024 में दोस्तों जितने भी आपके लेटेस्ट निधन हुआ दोस्तों, उनसे संबंधित आपको एटलीस्ट पढ़ के जाना है ना दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कौन सा पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। मैंने कहा ना दोस्तों आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों मैं बात करूं द्वितीय पंचवर्षीय 1956 से लेकर 61 के बीच चला था। साथ ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना बेसिकली आपके महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं द्वितीय पंचवर्षीय योजना बेसिकली किस पे आधारित था, तो दोस्तों उद्योग पे आधारित था। क्योंकि
उद्योग के लिए दोस्तों बेस्ट तृतीय पंचवर्षीय योजना जाना जाता है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा है ना, जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था मैंने इस क्लास के माध्यम से आपको करवाया है ना। अगर साथीगण आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों इसी तरह से आपको अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों एटलीस्ट आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा, है ना। तो आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मेरे साथीगण, आप सभी